हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 3 के अंतर्गत हमारे अध्याय अनुसूची में एक अनुसूची बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने अपने पिछले अध्याय में या यूं कहूं पिछली क्लास में अनुसूची का अर्थ, अनुसूची की विशेषताएं और अनुसूची के प्रकारों को जाना था। आज हम देखेंगे कि उत्तम अनुसूची बनाते समय या एक उत्तम अनुसूची की रचना करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अनुसूची के दो पक्ष होते हैं। जब हम अनुसूची बना रहे हैं तो उसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष भौतिक पक्ष और दूसरा पक्ष उसका आंतरिक पक्ष। भौतिक पक्ष में हमें यानी कि हमारी अनुसूची का भौतिक पक्ष कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। भौतिक पक्ष के अंतर्गत सबसे पहला बात आती है अनुसूची के आकार की। अनुसूची का आकार क्या होना चाहिए, यानी कि जिस हम कागज का प्रयोग कर रहे हैं उसका आकार क्या होना चाहिए। इसमें ना तो आकार बहुत बड़ा होना चाहिए न बहुत छोटा होना चाहिए। तो एक उपयुक्त जो अनुसूची होती है उसके आकार के अंतर्गत जब बात आती है तो वो 8 से 11 इंच से ज्यादा बड़ी या ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारी अनुसूची का आकार 8x11 के बीच में हमें रखना चाहिए। अब बात आती है कि अनुसूची के लिए जिस कागज का प्रयोग किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए। अनुसूची के लिए जो कागज का प्रयोग कर रहे हैं हम वो खुरदरा नहीं होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरा और या यूं कहें कि चिकना होना चाहिए, जिसपे अच्छा लिखा जा सके, अट्रैक्टिव लगे दिखने में भी। खराब नहीं होना चाहिए, खुरदरा, बीच बीच में चीजें खराब होने वाला या टूटा फूटा सा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के अंतर्गत ये भी कह सकते हैं कि अगर हम रंगीन कागज का प्रयोग करते हैं तो वो आकर्षक लगेगा, क्योंकि जब अनुसूची बनाते हैं हम उत्तरदाता के पास संपर्क में आते हैं, प्रश्न लिखते हैं तो थोड़ा आकर्षक होगा तो वो दिखने में अच्छा लगेगा और उत्तरदाता का भी ध्यान आकर्षित करता है। इसी प्रकार अनुसूची जिस कागज पे बनाई जा रही है उसमें जो हम प्रश्न लिख रहे हैं उसके अंदर सूचना लिखने के लिए पर्याप्त स्थान होना जरूरी है। ये नहीं कि हमने 1 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न लिख दिए और उनके बीच में हमने जगह ही नहीं छोड़ी। जब उत्तरदाता कुछ बताएगा, उसकी जानकारी देगा उस विषय से संबंधित, तो हम कहाँ लिखेंगे। तो इसलिए सूचना के लिखने के लिए भी उसके भौतिक पक्ष को में ध्यान रखना है कि पर्याप्त स्थान हमारा होना चाहिए। इसी प्रकार बात आती है हाशिया छोड़ना। जब हम एक अनुसूची बनाते हैं तो उसमें हाशिया भी छोड़ना चाहिए। जब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र या अन्य प्रकार के जब कागज के दोनों ओर कुछ जगह छोड़ी होती है उसको कहा जाता है हाशिया। जैसे मान लीजिए ये हमारी अनुसूची है तो ये नहीं है कि हमें यहीं से लिख देना शुरू करना चाहिए, बल्कि इधर से और इधर से एक छोटा सा हाशिया, जो थोड़ा स्थान हमें दोनों तरफ छोड़ना चाहिए, उसको हाशिया बोला जाता है। तो ये हमें हाशिया भी छोड़ना चाहिए। और इसी बीच हमारे हाशिया के दोनों तरफ जगह छोड़ने के बाद में जो बीच में स्थान बचता है उसमें हमारी सूचनाओं से संबंधित जो है प्रश्न हमें लिखने चाहिए। इसके बाद आती है कि हमें कागज के अगर हम एक तरफ लिखते हैं तो ज्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि जब हम दोनों तरफ लिखना प्रारंभ करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पेन की स्याही खराब हो जाए या किसी प्रकार का कोई लिक्विड उसमें गिर जाए, तो या फिर लिखावट ऐसी हो जो हमारे अध्ययन करता है या साक्षात्कार करता है कि दोनों तरफ उसकी दबाव देके लिख रहे हैं, तो दोनों तरफ जब शब्दों का उभार आएगा तो वो दिखने में अस्पष्ट लगेगा या खराब लगेगा। तो जहां तक संभव हो कागज के एक तरफ ही हमें प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए और उसके एक तरफ ही हमें लिखना चाहिए। उसके बाद अनुसूची के भौतिक पक्ष में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुसूची बनाते समय कॉलम या शीर्षक या उपशीर्षक के माध्यम से उसके विभिन्न मदों को व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी कि कुछ कॉलम बना दिए जाएं, शीर्षक लिख दिए जाएं, फिर उपशीर्षक के अंतर्गत अपनी बात को रखते हुए, अपने प्रश्नों को रखते हुए उसको कार्य करना चाहिए, ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे और सभी हमारी जो हम अध्ययन विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने चाहते हैं वो हमारी क्लियर हो सके। हम इसके
आंतरिक पक्ष के बारे में जानेंगे, यानी कि अनुसूची की अंतर्वस्तु या आंतरिक पक्ष कैसा होना चाहिए। इसके अंतर्गत भी दो पक्ष या इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला, अनुसूची की में उत्तरदाता की प्रारंभिक जानकारी। जैसा कि मैंने जब अनुसूची का अर्थ भी बताया था तब मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए ये हमारी एक अनुसूची है, तो उसमें पहला भाग होता है उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी, जिसके अंतर्गत हम उसके नाम, आयु, शिक्षा या निवास स्थान, इन आदि बातों की जानकारी उसके बारे में रखते हैं कि उसकी प्रारंभिक जानकारी, यानी कि उत्तरदाता जो है कि हमारा शिक्षित है या नहीं है, उसकी आयु क्या है। क्योंकि जब हम वर्गीकरण करते हैं कि शिक्षित वर्ग ने क्या कहा, अशिक्षित वर्ग ने क्या कहा, तो ये प्रारंभिक जानकारी जो है हमें काम देती है। इसी के बाद इसका अगला पक्ष जो आंतरिक पक्ष के अंतर्गत आता है, विषय से संबंधित प्रश्न, यानी कि पहले प्रारंभिक जानकारी लिखी जाती है और उसके अगले भाग या दूसरे भाग जो उसको है उसमें विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं। अब ये प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये किन किन प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों को हमें अपनी अनुसूची में शामिल करना चाहिए, इनमें से कुछ प्रश्न जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो मैं बता रही हूं। जिसमें सबसे पहले आता है अनिर्दिष्ट प्रश्न, यानी कि ओपन एंड क्वेश्चन। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इन प्रश्नों में उत्तर देने के लिए सूचनादाता स्वतंत्र होता है। उत्तर देने के लिए सूचनादाता स्वतंत्र। इसमें सूचनादाता स्वतंत्र होता है, यानी कि जिसे हम खुले प्रश्न भी कह सकते हैं कि हम ऐसे प्रश्न पूछें, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अस्पृश्यता के बारे में अगर हमारा कोई प्रश्न है तो हम ये कहेंगे कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए आपकी क्या राय है। प्रश्न हमारा है अस्पृश्यता का अंत करने के लिए राय। तो इसमें उत्तरदाता स्वतंत्र है कि वो अपनी बात किस प्रकार रखने चाहिए, अपने विचार किस प्रकार रखना चाहता है। तो इसे कहते हैं अनिर्दिष्ट प्रश्न। तो हमारी अनुसूची में हमें ऐसे प्रश्नों को भी शामिल करना चाहिए ताकि विषय से संबंधित जो है उत्तरदाता स्वतंत्र होकर अपने विचार प्रकट कर सके या विषय से संबंधित जानकारी स्वतंत्र होकर वो दे सके। अगले प्रश्न है निर्दिष्ट प्रश्न, यानी कि संरचित प्रश्न जिसको कहेंगे। इसके अंतर्गत प्रश्नों के कुछ संभावित उत्तर जो होते हैं वो पहले से ही लिखे जाते हैं। संभावित उत्तर पहले से ही लिखे होते हैं। इसके अंतर्गत संभावित उत्तर पहले से ही लिखे होते हैं। इन संभावित उत्तर में से ही उत्तरदाता को एक अपना उत्तर चुनना होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर किसी से पूछना चाहते हैं शिक्षा के संबंध में, आप शिक्षित हैं अथवा अशिक्षित, आप शिक्षित हैं अथवा अशिक्षित, और सामने उत्तर शिक्षित ऑब्लिक अशिक्षित दिया होगा। तो उत्तरदाता इन संभावित उत्तरों में से अपना जो भी जवाब होगा वो एक को चुन लेगा। तो जहां संभावित उत्तर पहले से ही दिए होते हैं उनको निर्दिष्ट प्रश्न या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कहा जाता है। अब अगले प्रकार के प्रश्न आते हैं दोहरे प्रश्न, यानी कि जब किसी प्रश्न के दो ही संभावित उत्तर हों, दो ही संभावित उत्तर, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो उन्हें हम दोहरे प्रश्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं, या फिर क्या आप शराब पीते हैं
हाँ या ना। जहां हाँ या ना यानी कि जो विकल्प, दो ही विकल्प हैं, ऐसे जो संभावित उत्तर वाले प्रश्न हैं उनको हम दोहरे प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो अपनी अनुसूची के अंतर्गत हमें दोहरे प्रकार के कुछ प्रश्नों को भी सम्मिलित करना चाहिए, ताकि उत्तरदाता को ज्यादा सोचना नहीं पड़े या कुछ ऐसी जानकारी हो जो सीमित शब्दों में हमें प्राप्त हो जाए। अगला है बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे हमारे बहुत सारे एग्जाम पेपर में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे आते हैं, जिसमें 4 या 4 से अधिक इसके उत्तर हो, जिसमें से उत्तरदाता को किसी एक उत्तर को छांटना पड़ता है। यानी कि जब कोई, या ये कहूं कि जब 2 या 2 से अधिक संभावित उत्तर हो तो उस प्रकार के प्रश्न को बहुवैकल्पिक प्रश्न कहा जाएगा, और उनमें से किसी एक का चुनाव उत्तरदाता को करना पड़ता है, तो उसे बहुवैकल्पिक प्रश्न कहेंगे। अगले हैं निर्देशक प्रश्न, यानी कि जब ऐसे प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत होता है, जब उत्तर की ओर संकेत होता है, तो ऐसे प्रश्नों को निर्देशक प्रश्न कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगी, हमारा कोई प्रश्न है उदाहरण के रूप में, क्या आप सहमत हैं कि शिक्षित स्त्रियां सास ससुर की सेवा नहीं करती, सास ससुर की सेवा नहीं करती। तो इस प्रकार के प्रश्न में कहीं ना कहीं उत्तर की ओर स्वयं संकेत जा रहा है। हाँ या नहीं इसका उत्तर हो ऑप्शन में रख दिया जावे, परंतु जहां तक संभव हो हमें ऐसे प्रश्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जहां हम स्वयं उत्तर की ओर संकेत कर रहे हों। तो अभी तो मैं बता रही हूं केवल कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, और हमें यह ध्यान रखना है इनमें से किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हमारी प्रश्नावली के अंतर्गत किया जाएगा। इसी प्रकार अगला ऐसा ही एक और प्रश्न, एक प्रकार के प्रश्न है बहुअर्थक प्रश्न, जिसमें कई अर्थ निकल रहे हों। जब हमारे प्रश्न के कई अर्थ निकल रहे हों तो ऐसे प्रश्नों को बहुअर्थक प्रश्न कहा जाएगा। जैसे आप कहां के निवासी हैं, तो आप कहां के निवासी हैं के अंतर्गत उत्तरदाता संशय में आ सकता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं, गांव, शहर, देश या प्रांत, किसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुअर्थक प्रश्नों को भी जहां तक संभव हो हमारी अनुसूची में हमें शामिल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जाना कि एक अनुसूची का निर्माण करते समय विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जा सकता है। तो लगभग मैंने कहीं कहीं ये भी बता दिया कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए और किन प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद लगभग हमें कौन से प्रश्न अनुसूची में सम्मिलित करने चाहिए, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। हमें अनुसूची को बनाते समय थोड़ा इन बातों का, या यूं कहूं कि प्रश्नों का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रश्नों का आकार छोटा होना चाहिए, शब्द जो है स्पष्ट होने चाहिए, और जो शब्दों की प्रश्नों की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, ताकि जब हम उत्तरदाता को भी अपना प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसे आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तरदाता को ज्ञान हो। बहुत ज्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं हो जाना चाहिए, जिससे उत्तरदाता भी असमंजस की स्थिति में आ जाए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसी प्रकार जहां तक संभव हो प्रश्न को सारणी योग्य बनाने चाहिए, यानी ताकि सारणियों में उसका जवाब हमें मिल सके, या वर्गीकरण करते समय हमें आसानी हो। अनुसंधान विषय से संबंधित प्रश्नों का ही प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक प्रश्नों को अपनी अनुसूची में हमें शामिल नहीं करना चाहिए।
इसी प्रकार जहां तक संभव हो प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हो, यानी कि जहां कहीं अगर हमने प्रारंभिक में कोई प्रश्न पूछा है तो उसी से मिलता जुलता या उसी को चेक करता हुआ कोई अगला प्रश्न या दूसरा तीसरा प्रश्न होना चाहिए, ताकि हमारे वहीं पे क्रॉस चेकिंग हो जाए कि उत्तरदाता जो जवाब दे रहा है, जो हमें जानकारी दे रहा है, वो सही है अथवा नहीं। इसी प्रकार जहां तक संभव हो उत्तरदाता के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्नों का समावेश नहीं करना चाहिए, या ऐसे प्रश्नों से भी बचना चाहिए जिससे उत्तरदाता को गुस्सा आ जाए, या जो संदेह की गुंजाइश रखने वाले प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों का भी हमें समावेश नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ एक दो एग्जाम्पल में बताया, जहां जिसके कई अर्थ निकल रहे हो या स्वयं उत्तर की ओर संकेत कर रहा हो जैसे प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं करना चाहिए। प्रश्न बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए जिससे कि उत्तरदाता को समझने में कठिनाई हो। प्रश्न इतने जटिल भी नहीं होने चाहिए कि हमें सूचनादाता को समझाने में हमें स्वयं भी कठिनाई हो और उनको समझने में भी परेशानी हो। तो इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए या इन प्रश्नों को या किस प्रकार के प्रश्नों को हमें समावेश करना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्नों को हमें अनुसूची में शामिल नहीं करना चाहिए, या प्रश्नों का निर्माण करते समय सहज सरल विषय से संबंधित भाषा आदि का प्रयोग करते हुए अपनी अनुसूची के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो इन बातों का हमें अनुसूची बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी अनुसूची एक उत्तम अनुसूची के रूप में निर्मित होगी और हमारा जो अध्ययन है वो अधिक सफल हो पाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज हमने एक उत्तम अनुसूची की रचना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनुसूची के दोनों पक्ष कि भौतिक पक्ष कैसा होना चाहिए, आंतरिक पक्ष कैसा होना चाहिए, आंतरिक पक्ष में भी प्रारंभिक जानकारी तथा विषय से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए और उनकी भाषा आदि का कैसा प्रयोग करना चाहिए, इस सब के बारे में जाना।